हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है मैं नीतू झा फ्रॉम SREP। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का यूनिट नंबर 2 मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग, इसमें सबसे पहले समझते हैं कि मनी क्या है और हम क्या समझते हैं मनी से। तो मनी इज़ एनीथिंग दैट इज़ एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी कुछ भी हो सकता है जो कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेबल हो। अगर हम मनी के इवोल्यूशन से पहले जाएं तो हमारी इकॉनमी में बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज होता है इट्स अ सिस्टम इन विच कमोडिटीज़ आर एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज़। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि हम लोग कमोडिटीज़ के बदले कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करते हैं और इसे CC इकोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कमोडिटीज़ के बदले कमोडिटी का एक्सचेंज होता है। बेसिकली इसमें होता ये है कि मेरे पास राइस है और मुझे मे बी वीट की ज़रूरत है, तो मैं किसी ऐसे पर्सन को ढूंढूंगी जिसके पास वीट हो और उसको राइस की ज़रूरत हो, ताकि वो मुझसे राइस ले ले और मैं उससे वीट, और हम लोग अपनी कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करके अपनी नीड्स को पूरा कर पाए। लेकिन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में होता क्या था, इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की ज़रूरत पड़ती थी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है? वही जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वही सामने वाले के पास हो और जो मेरे पास है उसकी उसे ज़रूरत हो। इसी कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की ज़रूरत पड़ती है हमें कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज में, और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का, जिसकी वजह से हमें किसी ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ी जिसको आसानी से, जो कि एक्सेप्टेबल हो और जिससे कमोडिटीज़ या अपनी नीड्स को आसानी से पूरा किया जा सके। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के इकोनॉमिस्ट ने मनी को इस तरीके से डिफ़ाइन किया कि मनी क्या है। मनी वही है जो वो करता है, जैसे कि मनी इज़ व्हाट इट डज। तो मनी जो करता है वही मनी है। फॉर एग्जाम्पल, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो क्या होता है, जब हम कमोडिटी टू कमोडिटी में कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करते थे, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी में, तो उसमें हमें डबल कोइंसिडेंस की वांट्स ज़रूरत पड़ती थी। साथ ही हम उसको स्टोर करके भी नहीं रख सकते थे। राइस को या वीट को मैं कितने टाइम तक स्टोर कर लूँगी, उसका एक पर्टिकुलर टाइम है, उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन मनी को क्या है, उसको हम लॉन्ग टर्म तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और नेक्स्ट होता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। हम लोग अभी क्या करते हैं, हमको लोन की ज़रूरत पड़ी या पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो हम किसी के पास जाते हैं या किसी पर्सन से हमने कुछ रुपए ले लिया, फॉर एग्जांपल 100 रुपये। हम कहते हैं कि उसे 1 महीने बाद या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस कर देंगे। तो मनी में डेफर्ड पेमेंट आसान है, क्योंकि मैंने उससे 100 रुपये लिए, कुछ टाइम बाद मैं उससे 100 रुपये वापस कर दूंगी। पर अगर हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो उसमें हम क्या कर सकते थे, हम उसमें फॉर एग्जांपल मुझे एप्पल की ज़रूरत है, मैंने पर्सन से एप्पल ले लिया और मैं उसे बोलूँ कि मैं उसे 1 महीने बाद रिटर्न कर दूंगी, तो वॉज इट पॉसिबल? नो। तो यही सारे कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से हमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ी, और इसके लिए हम मनी को लेकर आए। और इसीलिए मनी को इस तरीके से डिफ़ाइन किया कि मनी इज़ व्हाट इट डज़। तो जैसे कि मैंने बता दिया, पहले था हमारा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, इसे CC इकोनॉमी भी बोला जाता था, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। और इसके ड्रॉबैक्स, सबसे पहला तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था। आसान नहीं था कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को पूरा करना, इसीलिए हमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट था लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे गोल्ड की ज़रूरत है और सामने वाले को राइस की ज़रूरत है। मेरे पास राइस है और उसके पास गोल्ड है, तो क्या 1 kg राइस के बदले 1 kg गोल्ड लिया जा सकता है? तो कोई भी कॉमन यूनिट डिफाइन नहीं थी। पहले क्या है, हमारे पास अगर मनी या कोई भी ऐसी यूनिट नहीं है तो हम चीज़ों की वैल्यू का पता नहीं लगा सकते थे। ये भी एक ड्रॉबैक था। और नेक्स्ट था हमारा डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। जैसे कि मैंने अभी एप्पल के एग्जांपल में बताया, इसमें फ्यूचर पेमेंट्स में प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि चीज़ों को हम बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते थे। और फिर नेक्स्ट भी यही है। तो अभी तक हमने समझा कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या है और हमें मनी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आइए अब समझते हैं कि मनी की सप्लाई कौन करता है, इकॉनमी में मनी की सप्लाई कैसे होती है। तो द स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन होल्ड बाय पब्लिक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना भी स्टॉक
है मनी का, उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई, और इसको हम डिनोट करते हैं मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। ये होता है हमारा करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट्स। इसमें होता क्या है कि जितनी भी करेंसी पब्लिक के इन हैंड में है प्लस डिमांड डिपॉजिट, जितना भी बैंक में पब्लिक का पैसा एज ए डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जिसको हम अपने सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं और कभी भी उसको हम विड्रॉ कर सकते हैं बैंक में, उनको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। और इसके अलावा जितने भी हमारे अदर डिपॉजिट्स होते हैं, ये सारा हमारा मनी सप्लाई में इंक्लूड होता है। तो किसी भी एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना भी मनी इन सर्कुलेशन में है, जितना भी इकोनॉमी में यूज़ हो रहा है ट्रांजैक्शन पर्पस से, उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। और कुछ मनी होता है जो कि रिजर्व की फॉर्म में आरबीआई और कमर्शियल बैंक्स अपने पास रखते हैं, उसको हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अब आता है कि मनी की सप्लाई कौन करता है। अभी तक हमने समझ लिया कि मनी क्या है, मनी सप्लाई क्या है, और मनी की को सप्लाई कौन करता है। मनी को सप्लाई करने के लिए किसी भी एक इकोनॉमी में 3 एजेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी 1 रुपये नोट और जितने भी कॉइन्स होते हैं ये गवर्नमेंट इशू करती है, और इसके अलावा जितने भी नोट्स होते हैं ये आरबीआई सेंट्रल बैंक इशू करती है। और इसके अलावा जो भी हम डिमांड डिपॉजिट बैंक में जमा करते हैं उसको कमर्शियल बैंक क्या करता है, हम अपने डिमांड डिपॉजिट्स को बैंक में जमा किया, फिर उसको वो फर्दर लोन के लिए और इन्वेस्टमेंट पर्पस से आगे सर्कुलेट करते हैं। वो जो लोन दिया जाता है उसके थ्रू जो भी हमारी सेंट्रल बैंक होती है वो मनी क्रिएट करती है, और क्रिएशन ऑफ मनी ये हम आगे पढ़ेंगे बैंकिंग पार्ट में। तो ये था कि कौन हमारी इकॉनमी में मनी को सप्लाई करता है। बेसिकली 3 एजेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। तो ठीक, इसमें हमने पढ़ा कि मनी क्या है और सप्लाई ऑफ मनी क्या है और मनी की सप्लाई कौन करता है। आगे मनी क्रिएट कैसे होता है, किसी भी एक इकॉनमी में एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना मनी होता है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।